हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL के लिए CRM का आपका टेस्ट नंबर ये 8 है। इससे अगर आप पीछे का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और अपना मार्क्स भी आप जरूर बताइएगा कि इस टेस्ट में आपको कितना मार्क्स आया, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा उसी फॉर्मेट में हम आपको टेस्ट दे रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इन द फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म जो है मतलब SWOT, इसमें O का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो पहले आपको खुद का आंसर सेलेक्ट कर लेना है। हम 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद आपको हम आंसर बता देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जैसे कि ये जो होता है ना, किसी भी कंपनी का SWOT जो होता है, ये मतलब उस कंपनी को गोल को अचीव करने में, कि कंपनी का टारगेट क्या है, गोल क्या है, उसको अचीव करने में ये मदद करता है। समझ गए बातों को। इस पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब S का मतलब स्ट्रेंथ होता है, W का मतलब वीकनेस होता है, O का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है और T का मतलब थ्रेट होता है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सुन लीजिए। देखिए जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, मतलब अभी कंपनी के पास बेसिक क्या क्या चीज़ें है। जब स्टार्टिंग है कंपनी तो उसके पास बेसिक क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। वीकनेस का मतलब ये हो गया कि उसके पास अभी क्या नहीं है, उन चीज़ों को वो इम्प्रूवमेंट करे। समझ गया बातों का। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी मार्केट के अंदर आया है तो वो क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाए, उसके मतलब जो प्रोडक्ट बनाना चाहता है उसके लिए मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना बिक सकता है, कहाँ कहाँ बिक सकता है, कहाँ कहाँ उनका कस्टमर है अभी, इन सब बातों को अपॉर्चुनिटी के अंदर देखा जाता है। और देखिए थ्रेट के अंदर ये होता है ना कि कंपनी एनालिसिस करता है कि आगे चल के फ्यूचर में इन चीज़ों का, इन प्रोडक्ट का मार्केट कैसा रहेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो ये किस में होता है, तो थ्रेट में होता है। अब इसका मतलब आप समझ गए अच्छे से। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों इसमें आपको 12 क्वेश्चन नहीं समझना है। ये जो 12 क्वेश्चन है ना, इसको आप 40 क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। देखिए आगे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी डैट आर यूजिंग डैश डैश आर रेजिंग द लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन। देखिए कोई भी इसमें डैश में आपको फुलफिल करना है, बताना है कि क्या यूज करता है कंपनी किसी भी पर्सनल पर्सन को या कस्टमर को टारगेट करने के लिए। तो देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता चल गया ना। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा प्रोएक्टिव CRM। देखिए प्रोएक्टिव CRM का मतलब क्या है ना, कि इसमें CRM जो सॉफ्टवेयर है वो एक एक इंडिविजुअल पर्सन का, इंडिविजुअल कस्टमर का ये क्या करता है कि डाटा को एनालिसिस करता है, इन्फॉर्मेशन को वहाँ से लेता है। चलिए हम थोड़ा सॉल्यूशन के माध्यम से ही देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसे मैं बोलूँगा तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं ये लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा ना, इसको आप देखिएगा अभी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए प्रोएक्टिव CRM में क्या होता है ना कि कंपनी क्या करता है ना कि फर्स्ट मूव करता है, हेल्प करता है, मतलब फर्स्ट टाइम वो हेल्प करना चाहता है कस्टमर को। किस माध्यम से, तो कॉलिंग के माध्यम से। जैसे कि देखिएगा बहुत सारे आपको, जैसे कि अगर किसी भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं मोबाइल में, तो आपको कंपनी का कॉल आते रहता है, तो कॉल के माध्यम से आपको हेल्प करता है, बताता है कि आपका डाटा खत्म हो गया, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। तो इस माध्यम से भी क्या करता है, कंपनी आपको हेल्प करता है। दूसरी बात क्या कि प्रोएक्टिव CRM रेजिंग द लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन, मतलब वो एक एक आदमी को, एक एक पर्सन को ध्यान रख ले। ऐसा नहीं कि वो ग्रुप का, चाहे वो सोसाइटी को डिनोट नहीं कर रहा है। जैसे कि आपके पास फोन आ रहा है तो मतलब सिर्फ आपके बारे में बता रहा है कि आपके मोबाइल के अंदर ये चीज़ें है, ये चीज़ें खत्म होने वाला है, ये आप रिचार्ज करा सकते हैं, चाहे ये चीज़ आप ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कि सेलिंग कंपनी की तरफ से अगर आपको फोन आता है, जहाँ से आप एक बार वहाँ पे नंबर रख दिए हैं, दे दिए हैं, फीडबैक फॉर्म भर दिए, तो वहाँ से आपको कॉल आता है, तो आपको बताया जाता है कि सर इस प्रोडक्ट पर इतना ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो ये सब होता है इसमें। उसके बाद क्या करता है, तो कंपनी से कई बार फीडबैक भी लेता है। मतलब क्या, इसमें CRM के माध्यम से कंपनी से फीडबैक, मतलब कस्टमर से फीडबैक लेता है कंपनी, और उसके माध्यम से वो क्या करता है, अपने चीज़ों को इंप्रूव करता है। उसके बाद क्या कि अनाउंसिंग। देखिए अनाउंसिंग मिस्टेक का मतलब क्या है, बिफोर द कस्टमर फाइंडिंग। मतलब कई बार होता है क्या, प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट आ जाता है तो कस्टमर पकड़े उसको, उससे पहले ही क्या करता है, कंपनी खुद को एनालिसिस करके उसको अनाउंसमेंट कर देता है, तो वहाँ पे उसको बेटर समझा जाता है। देखिए उसके बाद उसका फाइनली अटेंशन क्या होता है कि कस्टमर क्या वांट्स है, कस्टमर का क्या वांट्स है, हम कैसे इसको फुलफिल कर सकते हैं ताकि हमारा कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर सके। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए
देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइड रिलेशन विथ की कस्टमर सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑर्डर टू अर्न रिटेन लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस इज नोन है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए एक जो होता है ना कि म्यूचुअल रिलेशन जो होता है मतलब सेटिस्फेक्शन का किसके बीच में, तो कस्टमर के बीच में, सप्लायर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, इसमें अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है मतलब एक रिलेशन बन जाता है तो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग बोलते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है ना कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो सप्लायर होता है, कस्टमर होता है, उस सब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहता है अच्छा और रिलेशन रहता है ताकि वो बार बार कंज्यूमर जो है और कस्टमर है क्या करे, वहीं से वो सामान का अपना परचेज करे। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं बात करूं आपसे कि यानी कि जो रिलेशनशिप मार्केटिंग होता है इसके अंदर क्या आता है। देखिए रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर आता है कि यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है हैव टू क्रिएट अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप किसके बीच में, तो कस्टमर के बीच में, सप्लायर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, इस सब के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप क्या करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है। अगला देखिए ये किस लिए बेनिफिट होता है, तो जैसे कि मान लिए कि सर्वाइवल मतलब कंपनी को सर्वाइवल के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कि मतलब अच्छे से चल सके ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए आपका अगला ऑप्शन क्या था ये भी देख लीजिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ सोशल मार्केटिंग, देखिए सोशल मार्केटिंग क्या होता है ना, इसमें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोशल जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या होता है ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कई बार देखिएगा ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कई सारा काम कराते रहता है, उसके लिए उसको फायदा क्या होता है ना कि जो पब्लिक है या जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसका उस कंपनी के ऊपर अच्छा एक विश्वास बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। जैसे कई बार वो ब्लड डोनेशन कैंप लगा देते हैं, कई बार वो हेल्थ के मतलब पीछे लोगों को, कस्टमर को हेल्थ के पीछे वो ध्यान रखते हैं, कई बार पॉवर्टी से रिलेटेड बात करते हैं, कई बार इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, उसमें सुधारीकरण की बात करते हैं, बहुत तरह के प्रोग्राम निकालते हैं। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो उससे उसका खुद का मतलब बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि कस्टमर का या कंज्यूमर का उसके ऊपर एक भरोसा अच्छे से बन रहा है। समझिए बातों को। अगला भी ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ये सब ऑप्शन है ना दोस्तों, ये सब आपको एक क्वेश्चन मान के इसको सॉल्यूशन को अच्छे से देखना है। देखिए आगे जैसे कि अगर हम नीच मार्केटिंग की बात करते हैं, नीच मार्केटिंग में क्या होता है ना कि ये खास चीज़ों को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। जैसे कि कोई भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि टारगेट ए स्मॉल मार्केट एंड क्रिएटिंग देयर कस्टमाइज स्पेसिफिक नीड, मतलब जैसे कि कोई भी इलाका है, जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पे 4-5 कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसके बीच में जो भी कोई दुकान खुलेगा तो क्या टारगेट करके खोलेगा, या तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी सामान हो सकता है, ठीक है, जैसे कि उनसे रिलेटेड जितना कॉपी किताब हो गया, मतलब जैसे कि जो छोटा मोटा सामान और होता है जो स्टूडेंट को क्या नीड हो सकता है वहीं पे, तो वो कैसा हो गया, एक नीच मार्केटिंग हो। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, जैसे कि जो मतलब साइंटिस्ट लेवल के जो लोग हैं उनका चैनल देखिएगा तो वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में पूरा का पूरा आपको अच्छे से डीप नॉलेज देगा। इसके मतलब क्या है, वो एक नीच चैनल हो गया। नीच चैनल कहने का मतलब वो ये स्पेसिफिक चीज़ों को ही टारगेट कर रहे हैं और उसी के बारे में आपको डिटेल बता रहे हैं। समझ के बात होगा। तो नीच मार्केटिंग का मतलब होता है एक चीज़ों को टारगेट करना है, स्पेसिफिक चीज़ों को। देखिए आगे क्या है आपका कि सर्विस मार्केटिंग क्या है। देखिए सर्विस मार्केटिंग में क्या हो गया कि मतलब लाइक इसमें मतलब क्या क्या हो जाएगा, जैसे B2B हो गया, B2C हो गया, ये सब किस में आता है, तो सर्विस मार्केटिंग में आता है। चलिए मैं इसका फुल फॉर्म आपको नहीं अभी बताऊंगा, आपको मैं पीछे अच्छे से बता चुका हूं। आपको क्या करना है, B2B और B2C का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या बताना है, B2B का और B2C का। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CRM सिस्टम जेनरेट डैश डैश थ्रू आउट इंटरेक्शन ऑन डिफरेंट चैनल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे CRM जनरेट क्या करता है। देखिए CRM एक ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर है ना कि वो सभी साइड देखता है। अब तो आपको आंसर पता लग गया होगा, सभी साइड देखता है। इसके मतलब 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री कस्टमर व्यूअर होता है। कहाँ पे, CRM जनरेट करता है। ठीक है, मतलब जितना चैनल है जहाँ से भी वो मतलब कस्टमर का डाटा ले सकता है वो सभी जगह से ला करके और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को आगे हेल्प मिलता है आगे बढ़ने में। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बताता हूँ, इसको ध्यान से एकदम सुनना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब 360 डिग्री जो कस्टमर व्यूअर है देखिए इसमें किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, तो CRM सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है। ये बात सही है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि इन CRM सिस्टम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो भी होता है बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजर होता है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट विथ किसके साथ, तो कस्टमर के साथ, बाय यूजिंग डाटा एनालिसिस। भाई अब डाटा को एनालिसिस करेगा तभी तो कस्टमर के पास पहुँचेगा। मान लिया कि मेरा डाटा है, आपका डाटा, ये सब डाटा कहाँ है, इंटरनेट पे है।
है तो उस डाटा को क्या करता है ना, जिस फील्ड से रिलेटेड कंपनी होता है उस डाटा को एनालिसिस करके और वो अपना प्रोडक्ट के बारे में आपको सब कुछ इन्फॉर्म करेगा। समझ गए बातों को। एक लार्ज डाटा को एनालिसिस करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग जो उसको डाटा मिल गया उससे रिलेटेड आपको वो इन्फॉर्म करेगा। देखिए आगे क्या है कि सीआरएम का गोल क्या होता है कि इंप्रूव करना बिजनेस को, और उसको क्या करना मतलब बिजनेस को इंप्रूव करेगा तभी वहाँ पे जो कस्टमर होगा वो रिटेन बना रहेगा। देखिए आगे क्या है पॉइंट आपका कि सीआरएम एक्वायरिंग कस्टमर इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेस। देखिए एक्वायरिंग कस्टमर का मतलब क्या है, कस्टमर को तो बना के रखेगा ही रखेगा। दूसरी बात क्या है, इंस्टीट्यूटिंग बेस्ट प्रोसेस, मतलब उसका खुद का जो इंटरनल प्रोसेस हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे या किसी भी गुड्स के पीछे या किसी भी सर्विस के पीछे, तो क्या करेगा कि बेहतर से बेहतर आपको देने का काम करेगा। दूसरी बात क्या है कि वो मोटिवेटिंग करता है। इसके सिस्टम के माध्यम से क्या होता है ना कि मतलब मोटिवेट किया जाता है कस्टमर को। जब कस्टमर मोटिवेट मतलब उसके अंदर जो भी इम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहेगा तभी जा करके वो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएगा अच्छे से। जब तक कस्टमर भी मतलब जो उसके अंदर इम्प्लॉय है वही अगर अच्छे से मोटिवेट नहीं रहेगा, अच्छे से काम के प्रति सीरियस नहीं रहेगा, तब तक वो कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। इसके मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मोटिवेट किया जाता है किसको, इम्प्लॉय को, और इसके वजह से क्या होता है कि इंप्रूव कर जाता है उसका क्या, कस्टमर का पूरा प्रॉफिट। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है आपका कि सीआरएम जो टूल होता है ना वो सब चीज़ों को स्टोर करता है। क्या क्या चीज़ों का, तो जैसे कि कस्टमर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है उसको क्या करता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लिया, उसके बाद कि उसको आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप के सेल इसको पसंद है, मतलब उसके साथ सेल करना जो चाहता है, आइडेंटिफाई सेल्स मतलब आप क्या प्रोडक्ट बार बार खरीद रहे हैं उन चीज़ों पर उनका नज़र होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, आपको उसी हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सब सिस्टम कहाँ, सीआरएम के माध्यम से होता है। ये सब चीज़ों आपको जो फैसिलिटी मिलता है ये सीआरएम के माध्यम से मिलता है। चलिए आगे देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि कंपनी डेट आर बिकमिंग ए स्किल इन कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सीआरएम फोकस ऑन। देखिए सीआरएम किस पर फोकस करता है, तो इसका आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल गया क्योंकि एक ही में हिंदी लिखा है, बाकी में लिखा ही नहीं, क्योंकि इसमें मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा था, इसीलिए मैं सबका हिंदी नहीं लिखा हूँ, जो सिर्फ सही था उसी का हिंदी भी लिखा हूँ। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डेवलपिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट एंड डिटेन द राइट कस्टमर एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड ऑफ द वैल्यू कस्टमर। देखिए इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है तो किस पे फोकस करेगा कि जैसे कि सबसे पहले बात की एक ऐसा प्रोग्राम बनाएगा जिसकी वजह से क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगा किसको, कस्टमर को, उसको रिटेन करके रखेगा। ठीक है, उसके साथ अगर जरूरत पड़ने पर इंडिविजुअल मीटिंग भी करेगा जो वैल्यूएबल कस्टमर है। मान लीजिए कि कोई भी कंपनी के लिए कोई एक ऐसा कस्टमर है जो उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, लाखों में, तो उसके साथ क्या करेगा, वो इंडिविजुअल मीटिंग करने के लिए भी तैयार हो जाए क्योंकि उसका एक्चुअली उससे कंपनी को बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। चलिए इसका देखते हैं, थोड़ा सा एक लाइन सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देखिए कि सीआरएम फोकस ऑन किस पे फोकस करता है, तो मतलब डेवलपिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन किसको करता है, कस्टमर को। किस कस्टमर को, तो राइट कस्टमर को। राइट कस्टमर कहने का मतलब है जो उसके कंपनी के लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर है उसको। ठीक है, और उसके साथ कई बार वो मीटिंग भी करता है इंडिविजुअल लेवल पे क्योंकि उसके नीड को समझता है, क्योंकि वो जो कस्टमर है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसके लिए वो बहुत पैसा मतलब उसके प्रोडक्ट के ऊपर वो लगाता है, या मतलब मान लीजिए कि उससे उसको बहुत बेनिफिट होता है मतलब कंपनी को, या कस्टमर उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है। तो इन सब बातों पर यहाँ केयर किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए आपके क्या कि सीआरएम का एम क्या होता है फाइनली रूप से कि कस्टमर रिटेनिंग, ठीक है, क्रिएटिंग इंडिविजुअल नीड्स, मतलब उसका इंडिविजुअल नीड क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से उसका क्या देता है कि वैल्यू देता है कस्टमर को और आगे बिजनेस को बढ़ाता है। चलिए आगे देखिए, मतलब इसमें पूरा का पूरा सीआरएम में है ना कहीं आपको बिजनेस से और कस्टमर कंज्यूमर से उठा करके जोड़ ही देगा, इतना बात आपको मान के ही चलना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लास्ट में आपको एक बात भी बताएंगे क्या ना कि अगर सीआरएम का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है फाइनली रूप से, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा ये वीडियो पर हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसे ऑप्शन एडिटिंग हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से भी आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं उसके पीछे, तो मतलब आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि वो सही हो जाएगा। ये टेक्निक हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ़ डैश डैश इज नॉट डन रेगुलरली, मतलब ये अगर रेगुलरली नहीं होता है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा। अगर रेगुलरली नहीं होता है उसके वजह से क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड इट वेरी एक्सपेंसिव टू मैनेज डाटा। देखिए तो अगर इसमें डाटा डुप्लीकेशन अगर नहीं होता है रेगुलरली, डाटा डुप्लीकेशन अगर रेगुलरली नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है कि डाटा के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, देखिए डाटा डुप्लीकेशन में क्या होता है, एक लाइन हम आपको सोल्यूशन दिखाते हैं।
देखिए फाइनली रूप से डाटा डुप्लीकेशन में क्या होता है कि इन दिस कंप्यूटर स्टोर डाटा, देखिए सबसे पहले बात क्या है, कोई भी मतलब कंपनी है तो उसके पास पूरा का पूरा कंप्यूटर के अंदर डाटा है, स्टोर है, तो उसमें से डाटा डुप्लीकेशन में जो एलिमिनेशन किया जाता है रिडंडेंट डाटा का। देखिए रिडंडेंट डाटा का मतलब क्या, जो डाटा बेकार पड़ा हुआ है या कई बार डाटा दोबारा पड़ा रहता है उसमें, ठीक है, उसको हटाना। जो बेकार डाटा इनएक्टिव डाटा है उसको हटाना। ये सब क्या होता है कि यहाँ पे हटा दिया जाता है। देखिए डीडुप्लीकेशन इज नॉट डन, अगर ये रेगुलरली डन नहीं होता है, अगर ये नहीं चल रहा है सिस्टम के अंदर, तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को डाटा फाइंड आउट करने में या किसी कंज्यूमर का कस्टमर का डाटा निकालने में उसको क्या करना पड़ता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, जो किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट के हिसाब से सही नहीं होता है। तो आपको इसका आंसर पता चल गया, क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए कल्चर फैक्टर इफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड। तो देखिए कल्चर फैक्टर जो होता है किसी भी मतलब जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर को मतलब क्या करता है ना कि देखिए यहाँ पे क्या है कि कल्चर फैक्टर इफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड्स। देखिए जो कल्चर फैक्टर होता है ना वो बिल्कुल कंज्यूमर को जो बाइंग बिहेवियर होता है उसको इफेक्ट कर देता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई लोग इधर जम्मू कश्मीर में रह रहा है, ठीक है, उनका कल्चर बिल्कुल कुछ और है, वो कोई उनका पहनावा ओढ़ावा अलग है, उनका थोड़ा खान पान भी अलग है, ठीक है, उनका एक सोसाइटी का मतलब सब कुछ अलग है। अब यहीं पे आप आ जाइए कहाँ पे, नागालैंड में आ जाइए, ठीक, कहाँ लाइए, नागालैंड में आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, कल्चर अलग है, मतलब इनका पहनावा ओढ़ावा अलग है, यहाँ इनका खान पान अलग है, समझ रहे हैं, इनका सोसाइटी अलग है। तब मतलब यहाँ पे जो किसी भी कंपनी के लिए जो बाइंग मतलब जो कस्टमर होगा वो कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, और नागालैंड के मतलब जो कंज्यूमर होगा कस्टमर होगा वो कुछ और प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। तो इसके मतलब कंपनी को भी ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि जो मतलब उनके पास जो कस्टमर है, जो जम्मू कश्मीर का कस्टमर है, उनको वो क्या दे, क्या प्रोडक्ट का मैसेज दे, क्या प्रोडक्ट उनको भेजे, क्या मैसेज दे, इनको ये केयर करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, जो नागालैंड है उनके ऊपर केयर करना पड़ेगा कि इनका सोसाइटी कैसा है, इनको किन चीज़ों का जरूरत पड़ता है। अगर आप दक्षिण भारत में ले लीजिए तो तमिलनाडु में ले लीजिए, उनका कुछ अलग कल्चर है, उनका कुछ अलग पहनावा ओढ़ावा है, तो मतलब उस हिसाब से कंपनी इनके पीछे डील करते रहता है ना, मतलब केयर करते रहता है कि किनका कल्चर क्या, उस कल्चर में हमें क्या मतलब बेनिफिट हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। देखिए क्या इसमें फैक्टर क्या क्या होता है कि जैसे कल्चर हो गया, सब कल्चर हो गया, सोशल क्लास हो गया, तो इन सब चीज़ क्या करता है, इफेक्ट करता है किसके ऊपर, जो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है उसके ऊपर। चलिए हम एक लाइन का इसका सोल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि देखिए कल्चर, ये तो आपका आंसर था, ठीक है। देखिए बाइंग बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर इज इन्फ्लुएंस बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो देखिए कई बार कल्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, कई बार सोशल के द्वारा इन्फ्लुएंस मतलब सोशल मीडिया के द्वारा या सोशल के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, कई बार उसका पर्सनल जो बात रहता है उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन गरीब है तो वो मतलब छोटे छोटे सामान के टारगेट करेगा, जो उसका बेसिक नीड है उसी का टारगेट करेगा। और पर्सनल में जैसे कि कोई बहुत अमीर है, कोई बिजनेसमैन है, किसी को गवर्नमेंट जॉब लग गया, मतलब बहुत पैसा है, तो उसका अपना पर्सनल मैटर हो जाएगा कि वो कैसा मतलब सामान खरीदना चाहता है, कैसे कंपनी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, समझ गए। कई बार जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हो गया जैसे मोटिवेशन हो गया, लर्निंग हो गया, एटीट्यूड हो गया। मोटिवेशन के अंदर ऐसा होता है ना कि जैसे कि कई बार आप कोई और चीज़ खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका दोस्त कोई चीज़ के बारे में मोटिवेट कर देता है कि नहीं नहीं आप ये खरीदिए, ये लीजिए, तो आप उसके पीछे थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। लर्निंग एटीट्यूड मतलब उसके बारे में अगर कुछ सीखते हैं तो उससे हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एटीट्यूड का मतलब ये है ना कि अगर सपोज ये कोई भी आप बहुत बड़े ब्रांड का चीज़ यूज करते हैं तो उसके बारे में आपके अंदर से ना एक पॉजिटिव फीलिंग रहता है कि हम इस ब्रांड का चीज़ यूज करते हैं, हमारे पास ये एटीट्यूड, मतलब आपका एक एटीट्यूड उसके पीछे झलकते रहता है। समझ गए बातों को। तो ये सब क्या करता है ना, बाइंग बिहेवियर का इफेक्ट करता है। ये सब चीज़ें जिसके अंदर होता है, मतलब जिस कंपनी के प्रोडक्ट के पीछे अगर कंज्यूमर का या कस्टमर का ये सब चीज़ें दिमाग में आ गया तो मतलब समझ लीजिए वहाँ पे ही कंपनी का वर्ड ऑफ माउथ होने लगता है, मतलब कंपनी जो है एकदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश इज ए काइंड्स ऑफ ए स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन, इट ट्रांसलेट ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज। देखिए सबसे पहली बात क्या, अभी बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन हो गया है कि जैसे क्या करता है, देखिए टेक्स्ट को क्या करता है कि वॉइस में कन्वर्ट कर देता है, वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब सब काम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच। देखिए टेक्स्ट टू स्पीच अगर यहाँ फुलफिल कीजिए, देखिए टेक्स्ट टू स्पीच इज ए काइंड्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन है, ठीक है, जो ट्रांसलेट कर देता है किसको, मतलब एक लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर देता है। चलिए ये ऑप्शन इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये सब आपको काम आएगा। देखिए
पहली बात क्या है, जो आपका आंसर था वो तो ये था कि टेक्स्ट को किस में, स्पीच में मतलब कन्वर्ट कर देता है एप्लीकेशन के माध्यम से। दूसरा देखिए, अगर आपसे ये पूछ ले कि वॉइस स्पीच जो रिकॉग्नाइजेशन होता है ये क्या करता है, तो देखिए जो वॉइस मतलब जैसे कि बहुत सारा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप बोलिएगा ना तो उसको टेक्स्ट में लिखते जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या होता है, ये कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है किस बात को, तो ह्यूमन जो स्पीच होता है ना उसको एक रिटन फॉर्मेट में वो दे देता है। समझ गए बातों को। अगला देखिए, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे कि माइक्रोफोन रिकॉर्ड करता है, ह्यूमन वॉइस को रिकॉर्ड करता है, उसके बाद क्या होता है ना कि उसके हार्डवेयर जो होता है कन्वर्ट कर देता है सिग्नल फ्रॉम मतलब एनालॉग साउंड। एनालॉग साउंड को किस में बदल देता है, वेव को, एनालॉग साउंड जो वेव होता है उसको डिजिटल ऑडियो में वो बदल देता है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, एप्लीकेशन के माध्यम से। और कहाँ पे हो रहा है, तो ये वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से हो रहा है। चलिए आगे देखिए, हम एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन एक ये भी था और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। देखिए इंटरेक्टिव वॉइस क्या होता है ना कि इसमें एप्लीकेशन होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है जो अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है, तो ह्यूमन टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। जैसे कि कई बार आप किसी कंपनी को फ़ोन करते तो पहले वो मतलब फ़ोन कहाँ जाता है, तो एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस या मैसेज जो होता है कंपनी का जो कंप्यूटर में फिट होता है वहाँ पर जाता है। तब आपको बोलता है इस काम के लिए आप 1 दबाएं, इस काम के लिए 2 दबाएं। तो ये सब कहाँ पर हो रहा है, तो ये सब हो रहा है आपका एक प्री रिकॉर्डेड जो वॉइस है या मैसेज है कंप्यूटर के अंदर, वहाँ से ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स में यही चीजें होता है। ठीक है, आपको कई बार ये चीजें फेस भी करना हुआ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा, कई लोग को ये लगता है कि एप्लीकेशन मतलब जो ये सॉल्यूशन है ये बहुत अच्छा है, कई लोग को लगता है सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ना, मैं अगर सिर्फ आपको आंसर बता दूं ना तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप विश्वास कीजिए, नहीं तो अगर हमें आंसर बता के जाना होता है तो हमारे लिए भी सुविधा हो जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ ना कि जिसका आंसर बताऊँ उसके बारे में आपको चीज़ें पता भी हो जाए, आगे पीछे सब कुछ, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको छूट नहीं आ जाए। इसी प्रोसेस को समझने के लिए हम सब कुछ आपके लिए लिख करके लेके आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को अच्छे से ही समझ पाते हैं। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू एनालिटिकल कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इट इज ऑल्सो सम टाइम कॉल स्ट्रेटेजिकल सीआरएम। देखिए स्ट्रेटेजिकल जो सीआरएम होता है इसको हम मतलब कभी कभी क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिकल सीआरएम भी बोलते हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए बात, तो किसको, तो एनालिटिकल सीआरएम मतलब एनालिटिकल जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक सीआरएम भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड रिलेशनशिप मैनेजमेंट विथ एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर इन द वैल्यू चेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड रिलेशनशिप मैनेजमेंट विथ एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर इन द वैल्यू चेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलेबरेटिव सीआरएम हो जाएगा। देखिए कोलेबरेटिव सीआरएम के अंदर क्या होता है, हम आपको एक्चुअली सीआरएम का पूरा टाइप बता रखे हैं, उसके अंदर हम आपको सब कुछ बता दिए। अगर आपको ये चीज़ें याद होगा तो तुरंत आपका आंसर बन गया होगा, अगर याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि वीडियो को आप रिपीट करके देखिए। देखिए इसका जो थोड़ा आंसर है वो मैं बताता हूँ। देखिए क्या आंसर कि कोलैबोरेटिव सीआरएम में क्या होता है कि इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होता है कोलैबोरेटिव सीआरएम के अंदर, तो जैसे कि आपका मार्केटिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद सेल्स हो गया। अब मार्केटिंग हो रहा है तो मतलब सेल्स तो होगा ही, उसके बाद फाइनेंस हो गया, बिल्कुल फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ होगा, उसके बाद सर्विस हो जाएगा। जब आप चीज़ें बिक रहा है तो सर्विस तो देना पड़ेगा ना कस्टमर को, तो सर्विस हो गया। उसके बाद शेयर द कस्टमर इन्फॉर्मेशन, मतलब कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है उसके किसके साथ शेयर किया जाता है, एमॉन्ग देम हाईलाइट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, मतलब उसका जो मतलब जैसे कि जो भी कुछ है इन्फॉर्मेशन उसको अगर आप हाईलाइट करके उसके साथ शेयर करते तो उसका क्या होता है, वो बेटर तरीके से समझ पाता है। जो भी कस्टमर है वो उन चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाता है। जैसे कि आप ही को अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करके बताया जाता है तो क्या करते हैं, उसको आप बेटर तरीके से समझ लेते हैं। तो वही बात होता है कहाँ, कोलैबोरेटिव सीआरएम में होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि जोमेटो का टैगलाइन क्या है। देखिए दोस्तों टैगलाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो आपको अच्छे से फोकस करते रहना। देखिए इसका जो मतलब जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि नेवर हैव ए बैड मील। किसका टैगलाइन है, तो जोमेटो का टैगलाइन है। आपको बताना क्या है, तो ये मैं आपको सब बता चुका हूँ, तो आइए आपको बताने, मैं नहीं बताऊँगा। व्हाट हैपेंस किसका टैगलाइन है, उसके बाद यानी कि वर्क हार्ड हैव फन मेक हिस्ट्री इसका टैगलाइन है, और जस्ट डू इट ये हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। पीछे वाले टैग वाले वीडियो में हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कुछ खास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको क्या करा है, कह रहा है ए सेल पर्सन हैव ए कस्टमर रिलेशन सेलिंग प्रोडक्ट इज सेट टू इन्वॉल्व इन। तो किस में आता है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई सेल पर्सन है, उसके पास पहले ही से किसी का कस्टमर रिलेशन है, तो उसके साथ जो अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रॉस सेलिंग का मतलब यही होता है फाइनली रूप से कि अगर एक प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसके साथ जो सेल्स पर्सन है वो अगर कोशिश कर रहा है आपके साथ कोई और प्रोडक्ट इससे रिलेवेंट प्रोडक्ट बेच ले, अगर उसका वो प्रोडक्ट बिक जाता है और आप खरीद लेते हैं तो किस में आ जाता है, क्रॉस सेलिंग में आ जाता है। चलिए इसके बारे में जो चारों ऑप्शन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम चारों ऑप्शन आपके लिए डिस्कस कर देते हैं। देखिए क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है ना, क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है इट इज ए मेथड। ये क्या मेथड है, तो सेलिंग करने का एक मेथड है। किसको सेल करता है, तो एडिशनल प्रोडक्ट को सेल किया जाता है किसके साथ, तो विथ एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ सेल किया जाता है जो पहले से ही कस्टमर उसका बन चुका है। मतलब एक सामान खरीद लिया तो कस्टमर तो बन ही गया ना। अगला देखिए जनरली डन बाय द सेल्स पर्सन हु हैव कस्टमर रिलेशन। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो सेल पर्सन के द्वारा किया जाता है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दिया जाता है, तो सेल पर्सन के द्वारा। और किसको दिया जाता है, तो जो कस्टमर को, जो उसके साथ रिलेशन में है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका क्या कि दिस स्ट्रेटजी, मतलब ये स्ट्रेटजी जो है मतलब इंक्रीज, ये स्ट्रेटजी क्या करता है कि कस्टमर के लॉयलिटी को इंक्रीज करता है, ये बिल्ड करता है बेटर रिलेशनशिप। और ये इसके वजह से क्या होता है ना कि उस बिजनेस के साथ और उस कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप भी मैनेज होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगला देखिए, अगला आपका कि दिस प्रोसेस इंप्रूव द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। देखिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड रिटेंशन रेट को भी बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये जो दुकानदार है या ये कंपनी है या ये बिजनेस है जो हमारे प्रति ख्याल रख रहा है। समझ के बातों को, जब किसी के बारे में आप मतलब उसके बारे में कुछ बताते हैं, उससे बात करते हैं तो उसको क्या लगता है कि मेरे बारे में ख्याल रख रहा है, तो आपके बीच में क्या होता है, रिलेशन अच्छा बनने लगता है ना। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे। अगला देखिए, हम एक एग्जांपल देखिए कि अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो जो सेल्स पर्सन होता है वो क्या आपको सजेस्ट करता है कि सर आप हेडफोन ले लीजिए, सर आप इसका कवर ले लीजिए। ठीक है, उसके बारे में अगैरह वगैरह जितना कुछ होता है उसके बारे में आपको बताने लगता है। समझ के बातों को। देखिए अब एक आ गया डायरेक्ट सेलिंग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है ना कि अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है विदाउट मिडल मैन, मतलब उसमें कोई भी मिडल मैन नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से बना और आप तक आ गया। जैसे कई सारे ऐसे कंपनी है जो बोलता है कि बीच में हम पैसा खर्च नहीं करते, जितना में बनाते हैं उतना ही तक आप में पहुंचाते हैं। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है कि मतलब हम बीच में कोई मिडल मैन नहीं रखे हुए हैं, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डायरेक्ट हम कंपनी से बनाए और आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए तो मतलब क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ मतलब जो होलसेलर होता है या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इसमें हट जाता है, पर्सन टू पर्सन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं आपको, तो जैसे कि जो गांव के फार्मर होते हैं, छोटे छोटे फार्मर होते हैं, अगर वो अपने खेत में वेजिटेबल उगाते हैं तो क्या करते हैं, उगाते हैं और डायरेक्ट कहाँ बाजार में ले जा करके बेच लेते हैं। तो क्या हुआ, वो खुद से अपना प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन किए और जा करके कंज्यूमर तक भी बेच लिए। तो यही इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप। और देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया तो वहाँ पर भी अपना कंपनी प्रचार करता है। अगला देखिए कस्टमर वैल्यू क्या होता है, कस्टमर वैल्यू सेलिंग क्या होता है, इसमें जो सेल पर्सन है या कंपनी हो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, तो पूरा का पूरा वो फोकस कर रहा है कि कस्टमर का बेनिफिट के बारे में मतलब वो फोकस कर रहा है। जब आप कस्टमर के बेनिफिट के बारे में कोई भी कंपनी फोकस करने लगता है, इसके मतलब क्या है कि वो कस्टमर उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। अगला देखिए इसका गोल क्या होता है ना कस्टमर वैल्यू सेलिंग में, कि सबसे पहले आप समझिए कि उस कस्टमर को क्या नीड है, मतलब क्या आवश्यकता है, उसके बाद वो क्या वांट्स है, मतलब क्या चाह रहा है, उसी के बारे में उसको जानकारी दीजिए। और जब तक वो प्रोसेस मतलब जब तक वो प्रोडक्ट खरीद नहीं लेता है तब तक उसको गाइड करते रहिए, गाइड थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस, मतलब पूरे प्रोसेस के अंदर उसको गाइड कीजिएगा, मतलब उसको बताते रहिएगा कि इस प्रोडक्ट का ये खासियत है, इसमें आपको ये मिलेगा, ये आपके लिए अच्छा है, जो पहले के कंपेरिजन में ये बेटर है, इसके अंदर ये खासियत है। तो ये सब चीज़ें आपको बताते रहना होता है। अगला देखिए क्या कर रहा है कि दिस अप्रोच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उसको हेल्प करेगा किस में, तो डिलीवरी मोर वैल्यू ऑफ द कस्टमर। आप देखिए कस्टमर के पीछे अगर उसका वैल्यू ज़्यादा दीजिएगा, उसको ज़्यादा वैल्यू बनाइएगा आप अपने साथ, तो क्या रहेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपका कंपनी बेनिफिट में चलेगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या आपका कि लिंक सेलिंग। लिंक सेलिंग का मतलब क्या है ना कि देखिए लिंक सेलिंग का मतलब यही होता है एक शॉर्ट वर्ड में कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे थे, आपको दूसरा चीज़ भी आपको दिखाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके लिंक के माध्यम से आ रहा है। समझ गए बातों को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ ए कंसेप्ट दैट द कस्टमर परचेज वन प्रोडक्ट दे विल ट्राई टू परचेज अनदर प्रोडक्ट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक सेलिंग बोलते हैं। जैसे कि आप अगर कोई भी एक रिलेवेंट प्रोडक्ट, जैसे कि आप कोई किताब है, क्या कीजिए ना कि कोई भी एक कंपनी का किताब आप अमेजोन से मतलब ऑर्डर कीजिए। अब देखिए दूसरा दिन जब आप अमेजोन खोलिएगा ना, आप अपना
वेबसाइट, तो वहाँ पे कोई और किताब का आपको ऐड दे रहा होगा। तो इसके मतलब क्या कर रहा है, वो लिंक शेयरिंग के माध्यम से आपके साथ वो बेचना चाह रहा है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि क्या होगा, जैसे कि रेडियो खरीदते समय अगर आप मान लीजिए कि रेडियो खरीदते हैं तो दुकानदार क्या चाहता है कि आपके साथ बैटरी बेच ले, क्योंकि उसको पता है कि रेडियो में बैटरी का जरूरत है। तो क्या हो गया, लिंक सेलिंग हो गया। समझ गए बातों को। तो चलिए देखते और आगे है कुछ क्या, तो और आगे यही है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज का सेट कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं और आप लोग का बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आता है, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, और प्लीज़ आप अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। देखिए थोड़ा सा अगर शेयर करिएगा ना तो व्यू अच्छा आएगा, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो आपके लिए हम मतलब अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो इतना आपको करना तो बनता है। समझ गए बातों को। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।